विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे भीष्म साहनी की कहानी छुटपुटा का। छुटपुटा कहानी सन 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों पर लिखी गई कहानी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उस हत्या के विरोध में कई संप्रदाय, कई वर्ग भड़क उठते हैं। कई वर्गों में भी मुख्य रूप से दो ही वर्गों का यदि नाम लिया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। उसमें हिंदू और सिख दो ही वर्ग थे। जैसी ही हत्या की जाती है और हत्या का समाचार हर ओर फैलता है, दंगे भड़क उठते हैं। कुछ स्वार्थी और सांप्रदायिक लोग सिखों के घरों को लूट लेते हैं, उनकी दुकानों को लूट लेते हैं, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूट लेते हैं, हर जगह तोड़ फोड़, लूट खसोट मचा देते हैं। हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि वहाँ इमरजेंसी के तौर पर धारा 144 लागू करनी पड़ती है। चारों तरफ आतंक और भय का माहौल हो जाता है। बाहर से कहीं से कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो एक तरह से बड़ा ही भय और आतंक का माहौल उस समय दिल्ली में बन गया था। उसी भय और आतंक के माहौल में मानवीय संवेदनाएं जो क्षीण हो गई थी, मानवीय संवेदनाएं जो कम हो गई थी, मानव का मानव के प्रति जो द्वेष दिखाई दे रहा था, उसी को कहानीकार ने इस कहानी में चित्रित किया है। कहानीकार ने अनेक जगह ये दिखाने की कोशिश की है कि चाहे स्वार्थी लोग, चाहे दुश्मन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो सिख और हिंदू दोनों कौमों के बीच जो सदा सर्वदा से प्राचीन काल से एक समन्वय की भावना, एक भाईचारे की भावना, एक प्रेम की भावना, एक सहिष्णुता की भावना चल रही है, वो किसी भी तरह से कम नहीं हो सकती। कहानी में हम देखते हैं कि कहानी के प्रमुख पात्र प्रोफेसर कन्हैयालाल दूध के एक बूथ पर खड़े हैं, दूध के आने का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पर एक 10-12 साल की लड़की दिखाई जाती है, जिसके हाथ में दूध के लिए 3 डोलियां हैं। एक उनकी स्वयं की, एक उनके पड़ोसी की और एक सरदार अंकल जी की। तो इस तरह से वो लड़की सिख नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन सरदार जी के लिए दूध लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहती है, जहाँ हमारी मानवीय संवेदना दिखाई देती है। कहानीकार ने उससे दिखाने की कोशिश की है कि चाहे दोनों संप्रदायों में किसी कारणवश कुछ समय के लिए वैमनस्य बढ़ गया हो, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए वैसा ही प्यार है, वैसा ही प्रेम है। दूसरा, हम देखते हैं कि दूध की गाड़ियां लाने वाले ज़्यादातर ड्राइवर है वो सरदार है। और ये कौम, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई थी। कोई भी ड्राइवर है वो दूध की लारी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक सरदार जी है, वो अपनी जान पर खेल करके बिना परवाह किए बच्चों को दूध पहुंचाने आते हैं। वो दूध की गाड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं कि जान का क्या है, बच्चों ने दूध तो पीना ही है। तो इस तरह से दोनों वर्गों में, चाहे वह हिंदू था और चाहे वह सिख था, दोनों में एक दूसरे के लिए जो आत्मीयता थी वो कहीं ना कहीं उनके दिलों में फिर भी जिंदा थी। हिंदुओं द्वारा मचाई जा रही मारकाट एक तरफ रखी जाए तो दूसरी तरफ ये भी हमने देखा है कि हिंदुओं के ही, उन्हीं मारकाट मचाने वाले हिंदुओं के ही सगे संबंधियों ने कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर सिखों की रक्षा भी की है। उन्हें अपनाया है, उन्हें अपने पास बैठाया है और किसी भी तरह की कोई आंच उन पर नहीं आने दी है। इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो वैमनस्य का वातावरण एक बनाया गया था कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा, उसका किस तरह से दोनों ही कौमों ने, दोनों ही वर्गों ने डटकर मुकाबला किया और अंततः वो निराशा के बादल, वो भय के, आतंक के बादल छटते हैं और माहौल फिर से सामान्य होता है। कहानी की मूल संवेदना की दृष्टि से कहानी को देखा जाए तो कहानी में कई अति महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है सामुदायिक एकता की पुष्टि। सामुदायिक एकता की पुष्टि। कहानी में सामुदायिक एकता की पुष्टि की गई है। जो दो बातें पूर्व में बताई मैंने आपको, उसी को इस उदाहरण में ले सकते हैं
कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची घंटों लाइन में खड़ी रहकर सरदार जी के लिए दूध लेने के लिए खड़ी है कि वो उनको भी ले जाकर दूध दे सके, और दूसरी तरफ वो लारी का ड्राइवर जो सरदार है, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, बिना अपनी जान की परवाह किए वो बच्चों को दूध पहुंचाने आया है। उसे कहीं भी मारा जा सकता था, कहीं भी रोका जा सकता था, कहीं भी घायल किया जा सकता था, लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह वो नहीं करता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हिंदुओं द्वारा जहाँ अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं पर कुछ हिंदू है जो उन सिखों की रक्षा करते हैं, उन्हें अपने घर में पनाह देते हैं, सहारा देते हैं, रोटी देते हैं, सब कुछ उन्हें देते हैं। इस तरह से हम यहाँ ये देखते हैं कि कहानी की मूल संवेदना है वो सामुदायिक एकता की पुष्टि करती है, सामुदायिक एकता की पुष्टि से जुड़ी हुई है। दूसरी इसमें है असामाजिक तत्वों का निहित स्वार्थ। इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने सामाजिक स्वार्थ के लिए इस तरह का वातावरण वहाँ तैयार कर देते हैं कि कुछ एक संप्रदाय विशेष, एक वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के एक अंगरक्षक जो कि सिख है उसने कर दी, और इस बात पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हिंदू लोग सब सिखों के विरोधी हो जाते हैं, उन्हें मारते हैं, उनकी दुकानें जला देते हैं, उनके प्रतिष्ठान लूट लेते हैं, उनके साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ, बहुओं के साथ बदसलूकी की जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने पीने की चीज़ें, अनाज इत्यादि तो लूटते ही लूटते हैं, वो दवाइयों की दुकान तक को लूट लेते हैं। तो ये असामाजिक तत्व जो है, जिनमें सामाजिकता नहीं है, असामाजिक तत्वों का निहित जो स्वार्थ है, वो इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। अगली इसकी मूल संवेदना से संबंधित जो बात है, तत्व जो सामने आता है, वो है दुष्परिणामों का उद्घाटन। दुष्परिणामों का उद्घाटन। कहीं भी किसी भी स्थान पर लड़ाई होती है, दंगा होता है, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। जो निर्दोष लोग होते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसा ही इस कहानी में भी देखने को मिलता है कि निर्दोष सिख लोग हैं वो उजड़ जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं, और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला है। तो जो वो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के जो दुष्परिणाम निकले हैं, उस कौम के मन में जहाँ कहीं न कहीं ये बात गहरी से बैठ गई है कि हिंदू उनके अपने नहीं है, वो डर, एक भय जो उनके मन में आ गया है, वो इसका एक दुष्परिणाम है। आतंक का माहौल उसमें बन गया है। जो सद्भाव दोनों के मन में था, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम हो गया है। जैसे धागे में गांठ लगने वाली बात है। रहीमन धागा प्रेम का रखो, रहीमन धागा प्रेम का, तो वो प्रेम के धागे वाली बात है कि प्रेम के धागे में अगर गांठ लग जाए, वो एक बार टूट जाए, तो फिर वो वापस नहीं जुड़ सकता, और अगर जुड़ जाता है तो उसमें गांठ लग जाती है। गांठ लगने की जब बात आ जाती है मन में, जब गांठ पैदा हो जाती है, गांठ उत्पन्न हो जाती है, गांठ आ जाती है, तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार से उसे वैसी, वो माहौल, वैसी चीज़ नहीं बनाई जा सकती। वो धागा जैसे पहले जैसा नहीं हो सकता, वैसे ही मन पहले जैसा नहीं हो सकता। तो कई वर्ष लग जाते हैं इन गांठों को मिटाने में। अगली मूल संवेदना की विशेषता है संबंधों का नया आयाम। संबंधों का नया आयाम। हिंदू और सिखों में संबंध सैकड़ों वर्षों से रहे हैं, और उनमें हमेशा ही प्रेम, सौहार्द, हंसी खुशी का माहौल रहा है। एक दूसरी कौम ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है। देश की आज़ादी के लिए अनेक सिख नवयुवकों ने अपना बलिदान दिया है, जिसमें भगत सिंह का नाम हम सबसे ऊपर ले सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार को हिंदुओं के लिए झोंक दिया।
तो ये कहानी कहीं न कहीं इस बात का संदेश हमें दे रही है, इस बात को हमें बता रही है कि वो जो संबंध, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह के समय में हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे भगत सिंह के समय में हो, जब वो सिख विरोधी दंगे हुए, तो उसके बाद जो दोनों कौमों के संबंध है, उनका एक नया आयाम बना। उसमें संबंध भी नए तरीके से बने। दोनों कौमों में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अविश्वास है, वो उत्पन्न हुआ यहाँ। ये तो थी कहानी की मूल संवेदना से संबंधित कुछ विशेषताएं। अब है इसके प्रमुख पात्र प्रोफेसर कन्हैया लाल। प्रोफेसर कन्हैया लाल की चारित्रिक विशेषताएं। की चारित्रिक विशेषताएं। प्रोफेसर कन्हैया लाल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जो कि दूध की प्रतीक्षा में दूध के बूथ पर लाइन में लगे हुए खड़े हैं। उनका मन उन्हें बार बार कचोट रहा है। अनेक तरह के विचार उनके मन में बार बार आ रहे हैं। अनेक तरह की उत्तेजनाएं, अपने आप पर उन्हें आत्मग्लानि भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस तरह से है कि उनका व्यक्तित्व चिंतनशील है। चिंतनशील व्यक्तित्व है उनका। दूध की दुकान पर, दूध के उस बूथ पर वो खड़े हुए चिंतामग्न है। वो सारे परिदृश्य को देखते हैं। उससे पहले भी कई बार इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, उनको उन्होंने देखा है। और जो सन 84 में हुआ, उसको, उस विभत्स दृश्य को देखकर उनका मन है चिंतनशील हो गया। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्यों मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बना हुआ है, क्यों वो बार बार इस तरह के काम करता है। उनका मन चिंतित है, चिंतनशील मन है। वो चिंतन कर रहा है, सोच रहा है कि इन चीज़ों को कैसे मिटाया जाए, कैसे इस चीज़ को कम किया जाए। दूसरी उनकी विशेषता है मानसिक तनाव से ग्रस्त। मानसिक तनाव से ग्रस्त। जब वो ऐसा परिदृश्य देखते हैं तो उनका मन तनाव से घिर जाता है। मानसिक तनाव उन्हें आ घेरता है। वो देखते हैं कि किस तरह मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बना हुआ है, एक कौम दूसरी को मिटाने पर तुली हुई है, क्यों ये मारकाट मची हुई है। उससे वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगली उनकी विशेषता है कमजोर दिल वाले। कमजोर दिल वाले। प्रोफेसर कन्हैया लाल का दिल थोड़ा कमजोर है। उन्हें जब खतरा लगता है, उनका मन खतरा देखता है, ऐसा अनुभव कर लेता है कि खतरा है, तो उनकी धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं। दूध के लिए वो लाइन में तो जरूर खड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक अनजाना सा भय व्याप्त है। चारों तरफ होने वाली घटनाएं, उसके बारे में लोगों के मुंह से सुनने वाली बातें, या एक लड़की, छोटी सी लड़की के द्वारा घंटों लाइन में खड़े होकर दूध का इंतजार करना और सबके सामने ये कह देना कि वो सरदार जी के लिए दूध लेने के लिए खड़ी है। एक सिख ड्राइवर का दूध की लारी लेकर आना, ये सब चीज़ें उनके मन में कहीं न कहीं भय उत्पन्न करती है कि कहीं फिर से ये दंगा यहाँ ना शुरू हो जाए। अगली उनकी विशेषता है सरल स्वभाव। सरल स्वभाव। प्रोफेसर कन्हैया लाल का स्वभाव सरल है। वो सीधे साधे हैं, ज़्यादा किसी से कुछ भी मतलब रखने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन जिनके साथ मतलब रखते हैं उनसे वो आत्मीयता का संबंध रखते हैं। किसी के साथ झगड़ा, लड़ाई, इस तरह का उनका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। अगली उनकी विशेषता है आत्मग्लानि से ग्रस्त। आत्मग्लानि से ग्रस्त। प्रोफेसर कन्हैया लाल को बड़ी आत्मग्लानि होती है। एक तरफ तो सारा समाज एक विकृत मानसिकता में जी रहा है, भाई भाई का शत्रु हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, और दूसरी तरफ स्वयं के भीरुपन पर भी उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो केवल सोच रहे हैं, देख रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और कुछ भी वो कर नहीं पाते हैं। तो इस कारण से उन्हें अपने आप पर बड़ी ग्लानि होती है। आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, आत्मग्लानि से युक्त हैं।
अगली उनकी विशेषता है अच्छे बुरे की समझ। अच्छे बुरे की समझ। प्रोफेसर कन्हैयालाल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। उन्होंने जमाना देखा है, उनकी आयु अनुभव से भरी पड़ी है, बड़ा जीवन का उन्होंने अनुभव ले लिया है, इसलिए हर अच्छे और बुरे का उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान है, सही और गलत की उन्हें परख है। वो हर फैसला, हर काम को बड़ी समझदारी से करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। अगली उनकी विशेषता है संवेदना से युक्त। संवेदना से युक्त। प्रोफेसर साहब संवेदनाओं से युक्त हैं। दंगा होता है, लोग मरते हैं, मारकाट मस्ती है, दुकानों को लूटा जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है, हर तरह से संपत्ति का नुकसान किया जाता है। इसके कारण उनका मन बड़ा दुखी होता है। मानवीय संवेदनाएं उनके अंदर है और उन मानवीय संवेदनाओं के कारण ही वो मन ही मन बड़े दुखी होते हैं। वो उन लोगों से जो दंगे से पीड़ित है उनके साथ गहरी सहानुभूति भी रखते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह का दंगा फिर से हो या ये दंगा आगे बढ़े। उनका मन यही चाहता है कि हमेशा मुल्क में अमन और शांति रहे। उनकी अंतिम विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं कि सुशिक्षित व्यक्तित्व। सुशिक्षित व्यक्तित्व। प्रोफेसर कन्हैयालाल, जैसा नाम से हमें पता है कि वो प्रोफेसर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सुशिक्षित है। अच्छी शिक्षा उन्होंने पाई, कॉलेज में वो अध्ययन करवा रहे हैं, प्रोफेसर के पद पे हैं, तो शिक्षा के मामले में, अनुभव के मामले में, ज्ञान के मामले में वो किसी तरह से भी कम नहीं। अच्छे संस्कार उन्होंने पाए हैं, अच्छी शिक्षा के द्वारा और संस्कार उन्होंने अपने अनुभव से ग्रहण किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो सुशिक्षित, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। विद्यार्थियों, ये तो थी कहानी छुटपुटा, जिसकी समीक्षा हमने की, उसकी मूल संवेदना जानी, उसके प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन किया। अगली हमारी जो कहानी है वो है मनु भंडारी की कहानी अकेली। अकेली कहानी सोमा बुआ नाम के एक प्रमुख पात्र इसमें है, उसके जीवन की कहानी है। सोमा बुआ का जवान बेटा हरखू ऐसे में काल का ग्रास बन जाता है और इसके कारण उसके पति सन्यासी हो जाते हैं। वो हरिद्वार जाकर रहने लग जाते हैं और वर्ष में केवल 1 महीने के लिए अपने घर आते हैं। वो 1 महीना सोमा बुआ के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई है। इसीलिए कहानी का नाम भी अकेली रखा गया है। उनकी तरफ से उनका कोई नहीं है, पति के होते हुए भी वह बिना पति की है। इसलिए वो कहती है कि तुम तो दूसरी औरतों को कि तुम तो मर्द वाली हो, मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ। अकेली कहानी का शीर्षक सोमा बुआ की अकेली होने पर ही है। जिनके पति के बारे में हमने बात की कि वो जीवित तो हैं लेकिन उनके साथ नहीं रहते, इसलिए वो बिना मर्द की है। सोमा बुआ का स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो बिना बुलाए ही कहीं भी, किसी भी घर में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी उत्सव में चली जाती है, क्योंकि वो सबको अपना समझती है। अपने अकेलेपन को काटने के लिए, अपने उस अकेलेपन को बिताने के लिए उनके पास यही एक साधन है। और ऐसा ही एक बार ये होता है कि उनके देवर जो थे, सोमा बुआ के देवर, उनको मरे हुए लगभग 25 साल हो गए और उनके ससुराल वालों के यहाँ किसी की शादी है, जिसकी वो स्वयं तैयारी में है कि वहाँ से उनके लिए बुलावा जरूर आएगा। और अगर वो सगे संबंधियों के घर जा रही है तो वहाँ पर क्या लेके जाए, क्या उपहार दे। अपने बेटे की एक अंगूठी जो उन्हें बड़ी प्यारी थी, जान से भी प्यारी थी, बुरे समय में भी उस अंगूठी को उन्होंने नहीं बेचा। उस अंगूठी को वो बेच देती है उपहार देने के लिए, कि वो देवर जी के ससुराल में जाएगी, सगे संबंधियों से मिलेगी और अगर वो खाली हाथ चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए वो अपने बेटे की अंगूठी को बेच देती है। लेकिन उसे पड़ोस की राधा ने बताया कि मुहूर्त 5 बजे का है, लिस्ट में उसका नाम भी है, लेकिन 7 बज जाते हैं, बुलावा नहीं आता है। इस पर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। सोमा बुआ अपने आप को फिर से अकेली अनुभव करने लगती है और इसी अकेलेपन को लेकर के लेखिका ने कहानी का नाम भी अकेले ही रखा है। कहानी का शीर्षक इस दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। कहानी की मुख्य पात्र सोमा बुआ, उनके चरित्र की विशेषताओं की बात की जाए तो उनके चरित्र की सबसे पहली विशेषता है एकाकी जीवन। बेटे की मृत्यु के बाद उनके पति सन्यासी हो गए और तीर्थों की यात्रा करते हुए हरिद्वार में ही रहने लगे। साल में एक बार आते हैं अपने घर को संभालने के लिए, लेकिन बाकी के पूरे साल में सोमा बुआ को एकाकी जीवन ही जीना पड़ता है। उनका परिवार में और कोई नहीं है, कोई उनका सहारा नहीं है, अकेली वो अपना जीवन व्यतीत करती है। इस प्रकार से उनका जीवन है वो एकाकी जीवन है। दूसरी उनकी विशेषता है आत्मीयता से युक्त। आत्मीयता से युक्त सोमा बुआ आत्मीयता से युक्त है। सभी से वो प्रेम पूर्वक, बड़े हर्ष से, बड़े आत्मीयता से, बड़े मन से बात करती है। उनके साथ उनके किसी भी काम को चाहे करना हो, चाहे कुछ भी देना हो, चाहे कुछ भी लेना हो, हर तरह से उनका व्यवहार है बड़ा आत्मीयता से भरा हुआ है। अगली उनकी विशेषता है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। सोमा बुआ हमेशा सहयोग की भावना रखती है। उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। वो सबसे सहयोग करते हुए चलती है, सबके घर जाती है। कई बार तो ऐसे भी अवसर आते हैं जब वो कोई ना बुलाए तो भी उनके घर चली जाती है। वो सोच लेती है कि हो सकता है उन्हें मेरी ज़रूरत हो सकता है थोड़ा सा हाथ में बटा दूं, शायद उनका काम सफल हो जाए, वो बुलाना भूल गए होंगे। इस तरह के विचार करके वो सहयोग की भावना रखते हुए, आत्मीयता की भावना रखते हुए उनके घर पहुंच जाती है। सोमा बुआ की अगली जो विशेषता है वो है प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त। सोमा बुआ बड़ी प्रसन्न चित्त रहती है। बेटा चला गया, बेटे के जाने का बड़ा दुख है। दुख उनके पति को इतना लगा कि वो सन्यासी हो गए। लेकिन सोमा बुआ जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। वो अपने उस दुख को छिपा लेती है और हमेशा प्रसन्न चित्त बनी रहती है। हमेशा सबके साथ घुलना मिलना, उठना बैठना, हंसना बोलना, सब कुछ वो पहले के जैसा ही करती है, ताकि वो कम से कम अपने मन को तो सुखी रख सके और अपने मन को सुखी रखे, दूसरों के आगे अपना दुखड़ा ना सुना करके उपहास का पात्र ना बने। अगली उनकी विशेषता है मानसिक संताप। मानसिक संताप। सोमा बुआ का जवान बेटा हरखू असमय मौत का ग्रास बन गया, जिसका उन्हें बड़ा दुख है। वो अपने दुख को अपने मन में ही छुपाए रखती है और इस तरह से उस मानसिक संताप को, मानसिक पीड़ा को वो अपने मन में ही सहन करती रहती है। दूसरों के आगे व्यक्त करना उन्हें अच्छा नहीं लगता और ना ही किसी प्रकार से वह व्यक्त करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा और इसके लिए दूसरों के आगे अपना दुखड़ा रोने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लोग आगे हाँ में हाँ मिलाते हैं, झूठी सद्भावना व्यक्त करते हैं और पीछे से उपहास करते हैं। इन सब बातों को जानते हुए वह अपने उस दुख को अपने मन में ही छुपाए रहती है और मानसिक पीड़ा को सहन करती रहती है। अगली उनकी विशेषता है सहज स्वभाव। सोमा बुआ का स्वभाव बड़ा सहज है, उसमें कृत्रिमता नहीं है, उसमें बनावट बिल्कुल भी नहीं है। बनावटी स्वभाव कहीं भी उनका दिखाई नहीं देता है। सहज स्वभाव जैसी वो हैं वैसे ही उनके स्वभाव से, उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलापों से नजर आता है। अगली उनकी विशेषता है मान सम्मान
एवं अपमान की भावना से रहित, उनके मन में कोई मान सम्मान या अपमान ऐसी कोई भावना नहीं है। वो जिसके भी घर जाती है बड़ी आत्मीयता से जाती है, जैसा उनसे बन पड़ता है वैसा उनका सहयोग करती है। उन्हें मान सम्मान मिलेगा या अपमान होगा, या वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, इस तरह की कोई भावना सोमा बुआ के मन में कहीं भी नहीं है। वो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये थी कहानी अकेली। अब आगे हम जिस कहानी का अध्ययन करेंगे वो है फेंस के इधर और उधर। ज्ञान रंजन की लिखी हुई ये कहानी एक परंपरावादी और एक आधुनिकतावादी दो परिवारों की कहानी है, जिनके बीच में एक छोटी सी मेड़ है, एक छोटी सी दीवार है। उस दीवार से आर पार उन दो परिवारों के लोगों को छोड़कर बाकी सब आ जा सकते हैं, अर्थात दोनों परिवारों में दूरियां हैं। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से महानगरीय सभ्यता जो है वो परिवारों को तोड़ रही है, पड़ोसियों को तोड़ रही है। किस तरह से पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता। अपरिचित, सब एक दूसरे से बने हुए हैं, कोई संपर्क किसी के भी साथ नहीं है। सब एक दूसरे से कटे हुए हैं, सब एक दूसरे से दूर दूर हैं। कहानी में दो परिवारों के बहाने, दो जिंदगियों के बहाने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण, जीवन के प्रति जो विचारधारा है, उसको स्पष्ट किया गया है। कहानी की जो मूल संवेदना है वो अलगाव से संबंधित है। हम देखते हैं कि इस कहानी में जो इसका मुख्य पात्र है उसका कोई नाम नहीं है, वो केवल मैं से ही जाना जाता है। कहानी है उसमें संवाद बहुत ही कम दिए गए हैं और वो कथानक या कथा की तरह ही लिखी गई है। कहानी की जो मूल संवेदना है, मूल संवेदना से संबंधित या मूल संवेदना अलगाव से संबंधित है, इस संबंध में इसकी समीक्षा की जाए तो जो मुख्य बातें इसकी हमारे सामने आती है वो सबसे पहले है अपरिमित और असंपर्कित जीवन। अपरिमित और असंपर्कित जीवन। कहानी में एक मैं नाम के पात्र का परिवार है जो कि परंपरावादी परिवार है। वो परंपराओं से घिरा हुआ है, आधुनिकता से उसे कोई मतलब नहीं है। वो हर तरह से अपनी उन परंपराओं का, उनकी रीति रिवाजों का पालन करता है। दूसरी तरफ उनके सामने एक दूसरा परिवार रहता है। दूसरा परिवार, पहले उसमें मुखर्जी नाम के कोई व्यक्ति रहते थे जिनका तबादला हो जाता है और उनके स्थान पर कोई एक नया परिवार आता है। उस मैं नाम के पात्र के घर के सभी लोग उस परिवार को बड़े ध्यान से देखते हैं। उस घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या लोग वो कर रहे हैं, कब हंस रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से देखते हैं। दूसरी तरफ सामने जो नया परिवार आया है वो बड़ा उन्मुक्त किस्म का परिवार, स्वतंत्र विचारों का परिवार है, आधुनिक परिवार है। आधुनिकता के सारे साधन उनके पास है, आधुनिकता के वो बड़े हिमायती लगते हैं। लेकिन दोनों परिवारों में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। मैं नाम के पात्र और उनका पूरा परिवार हर तरह से ये कोशिश करता है कि उस परिवार का ध्यान उनकी तरफ आए, लेकिन उस परिवार का कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं आता। यहाँ जो असंपर्कित होने की जो महानगरीय एक सभ्यता चल पड़ी है कि पड़ोसी का पड़ोसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी तरह से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज इसमें है परंपरावादी जीवन। परंपरावादी जीवन, कथानायक मैं और उसका परिवार पूरी तरह से परंपरावादी जीवन जी रहे हैं। उनकी लड़की पप्पी जो घर से बाहर जाती है तो पूरी तरह से नज़रें झुकाई रहती है, अपनी भाभी के साथ जाती है, किसी से बातचीत नहीं करती, ऊपर नज़रें उठाकर देखती भी नहीं है। तो
अनेक तरह की ऐसी बातें हैं, घर में भी इस तरह का कोई शोर-शराबा नहीं है, हो-हल्ला नहीं है, जिससे हम ये कह सकें कि ये परिवार किसी भी तरह से परंपरावादी नहीं है। वो परिवार पूर्णतः परंपरावादी है, परंपराओं को निभाना, परंपराओं को लेकर चलना ही उनकी जीवन शैली है। पड़ोस में आया नया परिवार, जिनका जीवन थोड़ा-सा उन लोगों से उन्मुक्त है, थोड़ा-सा अलग है, वो खुले विचारों के हैं, खुला उनका जीवन है, खुला उनका रहन-सहन है, वो लोग उन्मुक्त हँसी हँसते हैं, ज़ोर से ठहाके लगाते हैं, तो उसके कारण ये आलोचना का शिकार भी बनते हैं। मैं जो कथाकार है, कथानायक है वो मैं और उसका परिवार, उस सामने वाले परिवार की इस आधार पे आलोचना करते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कहानी में परंपरावादी जीवन मूल्यों को दिखाया गया है, ये बताया गया है कि किस तरह से कुछ लोग हैं जो परंपराओं से इस कदर चिपके रहते हैं कि उसे किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। अगली इसकी मूल संवेदना से संबंधित तत्व है, विचार है या बिंदु है, वो है जीवन का नया दृष्टिकोण। जीवन का नया दृष्टिकोण। हम ये देखते हैं कि जीवन के प्रति जो दूसरा परिवार है, उनका एक नया दृष्टिकोण है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो कथानायक है मैं, उसका परिवार जब उनके पड़ोस में एक नया परिवार आ जाता है, तो उनका एक तरह से जीवन थोड़ा कुछ समय के लिए बदल जाता है, जीवन शैली उनकी, दिनचर्या उनकी बदल जाती है। वो सुबह से शाम तक उसी परिवार पर टकटकी लगाए रहते हैं कि किस वक्त उस घर में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कब घर में चूल्हा जला है, कब घर में सब्जी कटी है, कब घर में खाना खाया जा रहा है, कब घर के लोग घर में आ रहे हैं और किस वक्त वो क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों का कथानायक मैं का परिवार और स्वयं मैं भी बड़े ध्यान से अवलोकन करते हैं, उन्हें देखते रहते हैं। और एक तरह से यूँ कहें कि विशेषतया मैं के संदर्भ में, मैं नामक जो पात्र है उसके संदर्भ में, कि मैं तो पूरी तरह से उस परिवार के साथ घुल मिल जाना चाहता है, उनको हर तरह से आकर्षित करना चाहता है अपने परिवार की तरफ, अपने घर की तरफ। और विशेषतः उसकी रुचि उस सामने आए नए परिवार की लड़की में दिखाई देती है। कहानी की मूल संवेदना है कि वर्तमान महानगरीय जीवनचर्या जो है, दिनचर्या उनकी है, उस पर व्यंग्य करना कि किस तरह से एक परिवार है, वो दूसरे परिवार को नहीं जानता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, सब केवल यूँ लगता है कि मशीन बने हुए हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पड़ोस में अगर कोई जीवित है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मर गया है तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं, सबको अपने अपने जीवन से मतलब है, सब अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं और अपने अपने तरीके से जी भी रहे हैं। अब यदि चर्चा की जाए, बात की जाए कि इस कहानी का मुख्य पात्र की दृष्टि से हम देखते हैं कि मैं नाम का जो पात्र है वही इसका मुख्य पात्र ठहरता है। और उस मैं नाम के मुख्य पात्र की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका हम अवलोकन कर लें, तो इस अवलोकन की दृष्टि से इस मुख्य पात्र की, मैं नाम के पात्र की जो विशेषताएं आ रही है, मैं की चारित्रिक विशेषताएं, वो ये है कि चिंतनशील। मैं है वो चिंतनशील है, वो हर समय चिंतन करता रहता है और हर तरह से ये प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से वह ये करे कि वो पड़ोसी के परिवार को आकर्षित कर ले। पड़ोस में रहने वाली वो लड़की, उनका पूरा परिवार उनके घर की तरफ आकर्षित हो, उन्हें देखे और उनके पास आए। दूसरी उनकी विशेषता है वो है दूसरों के प्रति आकर्षित, दूसरों के प्रति आकर्षित। वह दूसरों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। जैसे ही उनके परिवार में, उनके पड़ोस में एक नया परिवार आकर बसता है, वह उनको बड़े ध्यान से देखता है। पूरे दिन की गतिविधियों को वो देखता रहता है, कौन व्यक्ति कब किस समय क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, इसका वह बड़े ध्यान से अवलोकन करता है। वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित भी करना चाहता है और स्वयं भी उनके प्रति आकर्षित है। सद्भावना से युक्त, अगली उसकी विशेषता है सद्भावना से युक्त। मैं नाम का कहानी का प्रमुख पात्र है, वो सद्भावना से युक्त है।
उसके मन में सबके प्रति एक जैसा भाव है, सद्भाव है। वो पड़ोस में आए नए परिवार को अपने परिवार से जोड़ना चाहता है, उनको मिलाना चाहता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता है। लेकिन उसके मन में उनके प्रति गहरी आस्था है, गहरा सद्भाव है। दब्बू प्रवृत्ति, उनकी अगली विशेषता है दब्बू प्रवृत्ति। मैं नाम का पात्र है, वो थोड़ा सा दब्बू स्वभाव का है, दबता है, अपनी बात खुलकर कहीं भी कह नहीं सकता, अपने विचारों को कहीं भी व्यक्त नहीं कर सकता, किसी के सामने बता नहीं सकता। उसे मन में एक अजीब सा भय है, मन में एक अजीब सा डर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये थी मैं नाम के उस पात्र की चारित्रिक विशेषताएं। विद्यार्थियों, ये थी कहानी फेंस और उसके इधर और उधर। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कहानी जमीन से हटकर।